हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम कवर करते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहला भाग करंट अफेयर से संबंधित होता है और दूसरा भाग ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित होता है। आज 21 मई के दिन आप सभी का सुप्रभात सीरीज में भरपूर अभिनंदन है। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एडुरोही 24 और इसी पीडीएफ के साथ में एक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा। आज तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। और जब आप अपने इस यूट्यूब चैनल पे क्लिक करेंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होगा। उसी कम्युनिटी बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। आप उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिएगा और बताइएगा कि कितने आपके ठीक हुए। अगर गलत भी हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा दी गई है। आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर भी। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और भी अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरीज हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब चलते हैं हम हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 पर, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो चलिए जी, कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज हम कवर करेंगे और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर करेंगे। पहली न्यूज आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है। हु इज ईरान फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट? मोहम्मद मुखबिर अपॉइंटेड एक्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर क्रैश। जैसे कि आपको पता है अभी ईरान में क्या हुआ है, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई है और उसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई है और वो राष्ट्रपति थे। अभी प्रश्न ये उठता है कि अब ईरान के राष्ट्रपति कौन होंगे। तो जैसे कि आपको पता है अभी यहां पे क्या लिखा हुआ है, ईरान फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबिर। तो मोहम्मद मुखबिर जो हैं ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने। अब इनको मौका मिला है इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद, जब इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो चुकी है उसके बाद इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और कैसा राष्ट्रपति? एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति इनको नियुक्त किया गया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो वहां के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी अगर जैसे ईरान की बात करते हैं, ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है। इसका अगर नाम लिया जाए तो क्या लिखते हैं? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो यहां पर अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे मोहम्मद मुखबिर। तो जैसे कि बात करते हैं कब से, तो 20 जुलाई से ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है आज 21 तारीख है, तो कल से इन्होंने ये कार्यभार संभाला। और जो ये दुर्घटना हुई थी वो ईरान के कौन से क्षेत्र में हुई? तो ईरान के उत्तर पश्चिम में हुई थी ये। ठीक है, तो चलिए जी, थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में जानने का प्रयास करें, जो ईरान के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं और इन्हें अब कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बना दिया गया है, यानी कि मुखबिर। तो मुखबिर जो हैं वो 68 ईयर्स के हैं
और ईरान के शिया धर्मतंत्र के अन्य राजनेताओं की तुलना में काफी हद तक छाया में रहे हैं। ये संविधान के तहत रईसी की मृत्यु ने श्री मुखबर को सार्वजनिक रूप से सामने ला दिया। ईरान में अनिवार्य राष्ट्रपति चुनावों से पहले लगभग 50 दिनों तक उनके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। तो अभी जैसे ही इलेक्शन होंगे उसके बाद में देखते हैं कौन बने, उससे पहले 50 दिन तक लगभग यही मुखबर जो हैं यानी कि मोहम्मद मुखबर यही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और ये हैं, आप देख पा रहे होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं, ठीक है ना, मोहम्मद मुखबर। तो थोड़ा सा इसी ईरान के बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ईरान की मुद्रा है। ईरान की मुद्रा कौन सी है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ईरान की मुद्रा जो है वो है रियाल। इसे लगभग लिखा जाता है ईरानी रियाल। जब आपसे यह पूछा जाए कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी आधिकारिक मुद्रा रियाल है, तो जैसे अगर आप जाएंगे ना ओमान में, ओमान की आधिकारिक मुद्रा का नाम रियाल है और कतर की आधिकारिक मुद्रा भी रियाल ही है, जिसे कतरी रियाल कह दिया जाता है या फिर कतारी रियाल बोल दिया जाता है। एक हमने नाम ले ही दिया ईरान। ईरान की आधिकारिक मुद्रा रियाल है, जिसे ईरानी रियाल कहा जाता है। जब आप यमन में जाएंगे, यमन की भी आधिकारिक मुद्रा रियाल ही है, जिसे यमनी रियाल कहा जाता है। ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी है मस्कत। कभी कभार मस्कट भी आपने पढ़ा होगा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ठीक है ना, अभी ईरान की ही बात चल रही थी। यमन की बात करते हैं तो यमन की राजधानी क्या है? साना। तो इस प्रकार ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका, बहुत बढ़िया। इन देशों की आधिकारिक मुद्रा का नाम रियाल है। अब चलो बात करते हैं हम बाकी ऑप्शंस के बारे में। जैसे दिर्हम लिखा हुआ है, ये दिर्हम कहां की आधिकारिक मुद्रा है? तो ये यूएई की आधिकारिक मुद्रा है। यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। हिंदी में कहें तो संयुक्त अरब अमीरात इसे हम कह देते हैं। और इस संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो इसे हम कहते हैं अबू धाबी। अबू धाबी यूएई की राजधानी है। तो जैसे तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें, लारी। ये जो लारी है वो कहां की मुद्रा का नाम है? तो आप कहेंगे ये जॉर्जिया जो देश है वहां की मुद्रा का नाम है। और इस जॉर्जिया देश की राजधानी क्या है? इसका नाम है तबलिसी। जॉर्जिया देश की राजधानी है तबलिसी। बाकी ऑप्शन डी भी दिया गया है जिसमें लिखा है सोम। ये सोम कहां की मुद्रा है? तो आप कहेंगे ये किर्गिस्तान की मुद्रा है। किर्गिस्तान की और उज्बेकिस्तान की भी आधिकारिक मुद्रा का नाम सोम ही है। जब हम उज्बेकिस्तान की बात कर रहे होते हैं तो इस उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? ताशकंद। और जब हम किर्गिस्तान की बात कर रहे होते हैं तो आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट में बताएंगे कि किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी है। कमेंट में बताना है आप सभी को। तो चलिए जी, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये है ईरान। इस ईरान को पहले किसके नाम से जाना जाता था? इसे फारस के नाम से जाना जाता था। और जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे होते हैं तो गुजरात के एरिया में एक लोथल, आपने नाम सुना होगा, लोथल। तो लोथल से हमें ईरान की यानी कि फारस की मोहरें मिली है। उसके अंदाजे से हम लगा सकते हैं कि कुछ ऐसा समय था जब ईरान और भारत के इस क्षेत्र में आपसी में व्यापार हुआ करता था। यानी कि ईरान के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम
ईरान के साथ व्यापार करते आए हैं। और उसके बाद में जैसे बात करते हैं, कुछ टाइम बाद 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत पर सबसे पहला आक्रमण भी ईरानी आक्रमण ही था। और इस ईरान की धरती पर 6ठी सदी ईसा पूर्व में एक साम्राज्य विकसित हुआ था जिसे हम हखमनी साम्राज्य का नाम दे देते हैं। साइरस द्वितीय के नेतृत्व में हखमनी साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो सबसे पहला आक्रमण इसी ईरान का हखमनी साम्राज्य का ही था। ठीक है, अभी इस ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? फारस। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ध्वज दिखाई दे रहा है ये ईरान का राष्ट्रीय ध्वज है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसका पूरा नाम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। राजमुंद्री सेंट्रल प्रिजन गेट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड। राजमुंद्री केंद्रीय कारागार को जैव विविधता संरक्षण पुरस्कार मिला है अभी। द राजमुंद्री सेंट्रल प्रिजन यानी कि एक केंद्रीय ये जेल है जिसका नाम है राजमुंद्री केंद्रीय जेल। इसको जैव विविधता संरक्षण पुरस्कार क्यों मिला? तो इस कारागार ने यानी कि राजमुंद्री सेंट्रल प्रिजन ने कारागार परिसर में पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के लिए आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा गठित जैव विविधता से संबंधित बहुत सारे काम किए हैं, इको फ्रेंडली। इसी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किसने ये पुरस्कार दिया है? आंध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, जिसे हम APSB भी बोल देते हैं। तो APSSB के द्वारा इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इन एन ऑफिशियल रिलीज राजमुंद्री सेंट्रल प्रिजन सुपरिटेंडेंट S. Rahul stated that award would be presented during the International Day for Biological Diversity। तो इन्होंने कहा है कि ये जो पुरस्कार है वो 22 मई को विशाखापट्टनम में मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के दौरान प्रदान किया जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये इनको कब प्रदान किया जाएगा? 22 मई को प्रदान किया जाएगा, यानी कि कल। और यह सूचना किसने दी है? तो उस सेंट्रल प्रिजन के सुपरिटेंडेंट S. राहुल ने। तो चलो जी, अगर हम बात करते हैं इसी जैव विविधता के बारे में, इसमें क्या लिखा है? कौन सा पुरस्कार मिला है? जैव विविधता संरक्षण पुरस्कार, यानी कि जैव विविधता का उन्होंने संरक्षण किया होगा। तो जैव विविधता क्या है और इस जैव विविधता का जो ये शब्द है ये किसने गढ़ा? आप कमेंट में बताइएगा। जब हम बात करते हैं इस जैव विविधता का तो इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। जैव प्लस में विविधता, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव का मतलब यहां पर क्या होता है? जीवन। और विविधता का मतलब होता है विभिन्नता। जीवन किस प्रकार का जीवन? फ्लोरा और फोना, यानी कि मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में जो विविध प्रकार की असमानता पाई जाती है वही असल में जैव विविधता होती है। सूक्ष्म रूप में पाए जाने वाले शैवाल तथा विशाल व्हेल मछली इसी विविधता की वजह से दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे जीव जंतु यहां पर पाए जाते हैं। मानव प्रजाति की बात करें, पशुओं की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो ये तो है तो सारे ही जैव। तो इनकी प्रजाति में विभिन्नता है, तो इसी वजह से हम बोल देते हैं जैव विविधता, यानी कि जीवन में विविधता है यहां पर। तो इस जैव विविधता का सर्वप्रथम ये जो शब्द है वो किसने दिया? तो आपको ये बताना है कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। जिन्होंने लिखा होगा ना
वोल्टर जी रेसन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। वोल्टर जी रोशन ने यह शब्द दिया था पहले। तो जैसे बाकी ऑप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय में स्टडी की थी। कोपेनहेगन संग्रहालय, तो कोपेनहेगन के बारे में तो आपको पता ही होगा, कहां पर है ये। तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, यानी कि डेनमार्क की राजधानी में एक संग्रहालय बना हुआ है जिसे कोपेनहेगन संग्रहालय का नाम दिया जाता है। उसी कोपेनहेगन संग्रहालय में जो वस्तुएं पड़ी थी, उन वस्तुओं को स्टडी किया क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने, और इन्हीं के आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। पहले भाग का नाम दिया था पाषाण काल। पाषाण काल यानी कि इनका कहना था कि एक ऐसा टाइम पीरियड भी था हमारे इतिहास के विकास में जब पत्थर ही पत्थर हुआ करते थे, मानव पत्थरों से बने हुए उपकरणों का प्रयोग करता था। फिर इन्होंने दूसरा पार्ट बताया कि ऐसा टाइम पीरियड भी आया जब कांसे का प्रयोग होने लगा, और उस टाइम पीरियड को इन्होंने नाम दिया ब्रॉन्ज एज। बेसिकली इस ब्रॉन्ज एज में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इस बारे में भरपूर जानकारी थी कि कांसा कैसे बनाया जाता है। कांसा तो एक मिश्र धातु है ना, तो उनको यह भी जानकारी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी हम बोल देते हैं। फिर क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने एक नया नाम दिया, तीसरा, जिसे लो युग इन्होंने कहा, यानी कि आयरन एज कहा इस टाइम पीरियड को। यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के दौरान लोहे का प्रयोग होने लगा था, मानव को लोहे के बारे में जानकारी मिली। यानी कि वैदिक सभ्यता के बाद का जो युग है वो सारा ही आप लो युग में मान के चलिएगा। तो ये पॉइंट हो गया। क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो चलिए जी, थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में भी आप जानते होंगे। ये वो हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो नाम लिख देना थॉमस एल्वा एडिशन का। जैसे ऑप्शन डी के बारे में हम बात करते हैं, एडविन अर्नोल्ड। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि महात्मा बुद्ध एशिया के ज्योतिर्पुंज हैं। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के बारे में अगर हम देखें तो वो सारी की सारी पुस्तक किसके बारे में कही गई है? तो वो महात्मा बुद्ध के बारे में ही है। ज्योतिर्पुंज, एशिया का ज्योतिर्पुंज महात्मा बुद्ध को किसने कहा? तो आप लिख देना एडविन अर्नोल्ड का नाम। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया। जैसे कि हम बात कर रहे थे जैव विविधता को लेकर, जाहिर सी बात है उस जैव विविधता यानी कि जीवों में जो विविधता है, कहीं ना कहीं उन जीवों की प्रजाति को खतरा रहता है। चाहे हम बाघ की बात करें, चाहे शेर की बात करें, चाहे टाइगर की बात करें, या फिर कोई अन्य जीवों की बात करें, या फिर शैवालों की बात करें, ठीक है, फ्लोरा फौना में से किसी की भी बात करें। उसी प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने पूछना है कि आप इनमें से ये बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। तो आपके सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो बिहार में है। जैसे हम बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, क्या ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, पहला पॉइंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है जिसकी स्थापना 1970 के आसपास की गई थी। 1970 में स्थापित
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। लगभग 490 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये। भारत नेपाल सीमा के साथ लगता है, लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या ये पॉइंट ठीक है? आप कहेंगे जी हां, ये तो बिहार में है। जब हम बात कर रहे होते हैं, ये बिहार का एकमात्र बाघ रिजर्व है। और जैसे जो हिमालय के तराई जंगल है ना, उन्हीं तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा यही बनाता है। इस जंगल में भाबर और तराई इलाकों का संयोजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप कहेंगे ये चंपारण जिला बिहार में पड़ता है, वहीं ये राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। ठीक है ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लगभग आप कह सकते हैं 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एग्जैक्टली। तो इसका जो एरिया है ना, वो है 898.45 किलोमीटर स्क्वायर। मोटा मोटा आप कह सकते हैं 900 के आसपास। बाकी जैसे बात करते हैं इस गजनेर के बारे में, ये गजनेर क्या बिहार में है? आप कहेंगे जी नहीं, ये बिहार में नहीं है। तो फिर ये कहां है? ये तो आपका राजस्थान में पड़ता है ना। राजस्थान के कौन से एरिया में? तो वहां पर जब आप जाएंगे ना राजस्थान के बीकानेर में, तो वहां पर आपको ये वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा जिसका नाम है गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य ऐतिहासिक गजनेर महल के पास में ही है, जो कभी बीकानेर के महाराजा का शाही शिकार स्थल हुआ करता था। लगभग 6000 एकड़ में फैला हुआ है ये। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया, तीसरा। चौथा देखो, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो क्या ये बिहार में है? आप कहेंगे जी हां, ये बिहार में ही है। और जैसे बात करते हैं तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार के? तो ये बिहार के मुंगेर जिला में पड़ता है, मुंगेर जिला बिहार। इसका एरिया कितना है? तो ये लगभग 682 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में है ये। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यहां पर आपको बहुत सारे पेड़ भी दिखेंगे, जैसे साल, पीपल, महुआ, सेमल, इस प्रकार के पेड़ भी मिलेंगे। और बहुत सारी अन्य जीवों की प्रजातियां भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। इसका नाम है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इनमें से दो ऑप्शन ऐसे हैं जो बिहार से संबंधित हैं, यानी कि 2 और 4 जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर देख लीजिए नेक्स्ट न्यूज, ताइवान्स न्यू प्रेसिडेंट लाई चिंगते इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच अर्ज चाइना टू स्टॉप इट्स मिलिट्री इंटीमिडेशन। अभी ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। उन्होंने अपनी उद्घाटन स्तर की स्पीच में कहा है कि चाइना जो बार बार धमकी देता है वो इस धमकी को अब ना दे। ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि चाइना के साथ जो संबंध हैं वो शांति प्रिय रखें। कोई भी लड़ाई झगड़ा हम नहीं चाहते हैं। चीन के साथ बिल्कुल शांति के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने चीन से स्वशासित द्वीप के खिलाफ अपनी सैन्य धमकियों को बंद करने का आग्रह किया, जिसे बीजिंग अपना क्षेत्र बताता है, यानी कि बीजिंग क्लेम्स एज इट्स ओन टेरिटरी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो है नहीं, हम तो अलग ही हैं। बीजिंग चाहे हमें अपना बताए लेकिन धमकी ना दे, क्योंकि हम संबंधों में सुधार चाहते हैं। तो इस प्रकार से अभी ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लाई चिंगते। ठीक है ना। पद ग्रहण करने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है चीन के अस्तित्व की वास्तविकता का सामना करेगा। चीन यानी कि मेनली इन्होंने अपने बारे में कहा है, ताइवान। ठीक है। तो इसका भी तो नाम चीन ही है वैसे देखा जाए। तो आई होप दैट चाइना विल फेस द रियलिटी ऑफ ताइवान एग्जिस्टेंस। ठीक है ना। तो इस
का अगर नाम लिया जाए तो इसे हम क्या बोल देते हैं, पीपल, पीपल ऑफ ताइवान। तो ताइवान के जो लोग हैं उनके प्रति भी सम्मान करेगा ये चाइना, सद्भावनापूर्ण टकराव के बजाय संवाद का चुनाव करेगा ये चाइना हमारे लिए, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं वहां के नए निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग ते। तो अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताएंगे, इसी ताइवान के बारे में बता दीजिएगा कि ताइवान की राजधानी क्या है, ताइवान की राजधानी कौन सी है। इनमें से जिन्होंने लिखा होगा ना डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, ताइवान की राजधानी ताइपे है। बाकी ऑप्शंस के बारे में जैसे हम बात करते हैं अंकारा, ये अंकारा कहां की राजधानी है, तो ये तुर्की की राजधानी है, तुर्की देश है ये। और उस देश का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो लगभग 7,79,452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये तुर्की देश, उसी देश की राजधानी है अंकारा। और जब हम इस तुर्की देश की बात करते हैं, इसकी आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है, तुर्की लीरा। तो तुर्की लीरा कहां की मुद्रा है ये, तो आप कहेंगे तुर्की की मुद्रा है। ताशकंद की बात कर रहे होते हैं तो ये ताशकंद कहां की राजधानी है, तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। लाल बहादुर शास्त्री के साथ में एक समझौता हुआ था जिसे हम ताशकंद समझौता कहते हैं। पहले उस समय जब ये समझौता हुआ तब तो ये ताशकंद यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद जब उज्बेकिस्तान नए राष्ट्र के रूप में उभरा तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी बन गया ताशकंद। इस उज्बेकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हों तो ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो लगभग 4,47,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये उज्बेकिस्तान। इस उज्बेकिस्तान की अगर मुद्रा के बारे में बात की जाए तो वहां की आधिकारिक मुद्रा है सोम, ठीक है। और जैसे ऑप्शन क्या लिखा हुआ है इसमें, वियंतियाने, और ये वियंतियाने कहां की राजधानी है, तो ये लाओस की राजधानी है। लाओस का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो लगभग 2,36,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये लाओस। इस लाओस की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे कीप, इसकी आधिकारिक मुद्रा का नाम है। बाकी जिन्होंने लिखा होगा ताइवान की राजधानी ताइपे है, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। यहां पर आप देख लीजिए, ये रहा चाइना, और चाइना के इस साइड में देखो ये रहा ताइवान। और इस ताइवान की अगर हम छवि को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ताइवान ऐसा दिखेगा। और इस ताइवान की जो राजधानी है जिसे हम ताइपे सिटी कहते हैं, ये है वहां की राजधानी, ठीक है ना, ताइपे। तो इस प्रकार ये पॉइंट कवर हो गया आपका। आपकी ये जो क्लास की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको सर्च करना है edurohi24, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारी इस वीडियो का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारी इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 की तरफ, यानी कि आज के इतिहास की घटनाओं की तरफ, टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो आज का इतिहास यानी कि 21 मई का इतिहास क्या है, तो 21 मई के दिन एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मानते हैं हम इस दिवस को, ठीक है। हर साल 21 मई के दिन ये अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस को मनाने का प्रस्ताव भारत ने मिलान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की बैठक के दौरान रखा था। और जैसे हम बात कर रहे होते हैं, इस अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे इसकी शुरुआत 15 दिसंबर 2005 में हुई, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पहले हर साल 15 दिसंबर को ही मनाया जाता था,
अलग अलग चाय उत्पादक देशों द्वारा, लेकिन फिर यूएन ने 21 मई का दिन निर्धारित कर दिया कि हर साल 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि ये जो मई का महीना होता है, इसी महीने में लगभग चाय उत्पादक देशों में गुणवत्तापूर्ण चाय का उत्पादन जो हो रहा होता है, यानी कि चाय उत्पादन का सीजन इसी मई महीने में ही होता है। इसी वजह से यूएन, यानी कि जिसे हम संयुक्त राष्ट्र कह देते हैं, उन्होंने ये दिन चुना और इस दिन को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में। भारत में भी आपको पता है चाय बहुतायत मात्रा में पी जाती है, लोग चाय के दीवाने हैं, चाय पे बहुत सारी शायरियां भी बनती है। तो अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से कहां पर होता है, तो आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अब तक के पूरे इतिहास में चाय एक मूल्यवान आर्थिक वस्तु रही है और इस दिन को मनाने का लक्ष्य यही है कि हमारी जो व्यापारिक प्रथाएं हैं उनको किस प्रकार से हम बेहतरीन कर सकते हैं, हम किस प्रकार से चाय का जो निर्यात है वो ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, तो इस प्रकार एक जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। भारत में सर्वाधिक चाय असम में ही होती है, ठीक है ना। तो असम चाय का केंद्र माना जाता है भारत में। तो चाय के औषधीय गुणों के बारे में हमें पता लगना चाहिए, उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, उसका आर्थिक महत्व क्या है। इस महत्व के पॉइंट को समझना ही हमारे लिए जरूरी भी है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं 21 मई के दिन जिनकी जयंती है, यानी कि जिनका जन्म हुआ था 21 मई के दिन, तो इनका नाम है शरद जोशी। शरद जोशी की आज जयंती है। जैसे हम बात करते हैं, इनका जन्म 21 मई के दिन 1931 को हुआ था उज्जैन महाराष्ट्र में, और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 को हुई, ठीक है ना, मुंबई। और ये कहां है? महाराष्ट्र में। सॉरी, उज्जैन कहां पड़ता है? उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। टाइपिंग मिस्टेक, एक सेकंड रुकिए जरा। उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो उज्जैन में जन्मे और मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। मूल रूप से ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये एक बेहतरीन रचनाकार थे। तो पहले मैं इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट इनसे संबंधित आपको क्लियर हो जाएंगे, फिर थोड़ी सी और बात कर लेंगे इनसे संबंधित। अभी आप ये बताइए कि शरद जोशी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन सा कथन गलत है। जो कथन गलत है वो आपको टिक कर देना है। तो पहला पॉइंट देखने का प्रयास करें। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। आप कहेंगे पहला पॉइंट तो ठीक है, हमें यह टिक नहीं करना। शरद जोशी ने 1955 से 1956 तक मध्य प्रदेश के सूचना विभाग में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम किया। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। शरद जोशी को वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा चौथे नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह बात गलत लिखी हुई है और इसीलिए हम इसी थर्ड पॉइंट को ही टिक कर देंगे। हालांकि शरद जोशी को 1990 में भारत सरकार द्वारा चौथे नागरिक सम्मान द्वारा ही क्या कर दिया गया? पुरस्कृत किया गया। लेकिन चौथा नागरिक सम्मान कौन सा होता है? पद्म श्री होता है, पद्म विभूषण नहीं होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहां पर अगर हम समझने का प्रयास करें, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में कौन सा आता है? तो आप कहेंगे पद्म विभूषण। तो ये तो दूसरे नंबर का है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? चौथे नागरिक सम्मान।
तो उसके बाद में तीसरे नंबर का जो सम्मान है उसे हम कहते हैं पद्म भूषण, और फिर जो आता है आपका चौथे नंबर का जिसे हम पद्मश्री कह देते हैं। तो इनको 1990 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट गलत लिखा हुआ था, हमें गलत ही टिक करना था। शरद जोशी की मुख्य व्यंग्य रचनाएं परिक्रमा, तिलसिम, रहा किनारे बैठ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यथासंभव आदि हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। मुख्यतः किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये व्यंग्य रूपी रचना के लिए जाने जाते हैं। जैसे कुछ पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए, इनकी व्यंग्यात्मक रचनाओं के नाम डी ऑप्शन में यहां पर दिखाई दे रही हैं। हमें ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो व्यंग्यात्मक रचनाएं इनकी एक का नाम आता है परिक्रमा, एक का नाम आता है किसी बहाने, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। कहा जाता है कि इन्होंने फिल्म में भी कई डायलॉग लिखे थे, यानी कि कई फिल्मों के इन्होंने डायलॉग लिखे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा क्षितिज का, ठीक है, और एक नाम आपने और सुना होगा छोटी सी बात। तो इस छोटी सी बात मूवी के भी डायलॉग इन्होंने लिखे। इसके अलावा इन्होंने कई धारावाहिक नाटकों के लिए भी रचनाएं लिखी। जैसे धारावाहिक सीरियल आया करते थे, एक का नाम आता है विक्रम बेताल, विक्रम बेताल के लिए भी इन्होंने लिखा, और सिंहासन बत्तीसी। तो ये जो है ना, ये भी इन्होंने रचनाएं लिखी। ये सिंहासन बत्तीसी, विक्रम बेताल, ये विक्रमादित्य से संबंधित है, आपको पता ही है। और स्वाम जो विक्रमादित्य थे वो भी तो उज्जैन के थे, और ये भी उज्जैन के हैं। तो थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्रीय जो ऐतिहासिक घटना है उसको भी कवर किया था एक तरीके से। बेहतरीन साहित्यकार रहे, बेहतरीन रचनाकार, व्यंग्यात्मक रूप से इन्होंने अपना ये नाम कमाया। तो और ज्यादा जानकारी के लिए आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब हम जानते हैं कि 21 मई के दिन जिनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि जिनकी पुण्यतिथि है आज के दिन, तो ये आपने फोटो देखी होगी बहुत बार। इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा किसके लिए प्रसिद्ध रहे? ये एक बेहतरीन पर्यावरणविद रहे, इन्वायरमेंटलिस्ट। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कई प्रकार के आंदोलन चलाए, कई इस प्रकार के इन्होंने कदम उठाए थे। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ था उत्तराखंड में, और इनकी मृत्यु 21 मई 2021 को हुई थी। ये उस समय की बात है जब कोरोना पीरियड खत्म होने वाला था, यानी कि एक समय ठीक सा आने लगा था, उसी समय की बात है जब इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु भी कहां पे हुई? उत्तराखंड में ही हुई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में इनकी मृत्यु हुई। अब इनसे संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने बनाया है, कई बार आपसे पूछ भी लिया जाए। वैसे पहला क्वेश्चन जो है वो तो पूछा गया है वनडे एग्जाम में। सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रसिद्ध क्या थे? पर्यावरणविद थे, यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट थे। अब ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने खुद आपके लिए बनाया है, तो बताइएगा कौन सा इसमें से कथन ठीक रहेगा। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के सिलियारा गांव में हुआ। पहला कथन ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखो, सुंदरलाल बहुगुणा दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए टिहरी में ठक्कर बप्पा हॉस्टल की स्थापना करते हैं। यह बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो उन्होंने ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना भी की थी जब वो ठक्कर बापा के कनेक्शन में आए थे। और जब ये चिपको आंदोलन से जुड़े, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? तो नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का। ठीक है ना।
तो इसी वजह से इनको एक उपाधि मिल गई थी वृक्ष मित्र की। उसके बाद से ये वृक्ष मित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी कि सभी के सभी जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ये रहे, सामाजिक कार्यकर्ता। और जैसे हम बात करते हैं किस प्रकार के कार्यकर्ता थे, तो ये गांधीवादी कार्यकर्ता थे। ठीक है ना। भारतीय, अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे होते हैं उसमें मुख्य भूमिका इनकी भी रही थी। लेकिन आजादी के बाद इन्होंने पर्यावरण को अपना मानते हुए अपने कदम उसी क्षेत्र में बढ़ाए। पर्यावरण के लिए बहुत से इन्होंने कार्य किए। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। 1984 में इनको एक पुरस्कार दिया गया था। 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित हुए। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा इनको बहुत से अलग अलग पुरस्कार भी मिले। इनको पद्म श्री, जो कि भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है, वो भी मिला। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरे नंबर का नागरिक सम्मान है। ठीक है ना। इसके अलावा इनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार भी इनको दिया गया जब ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। यानी कि चिपको आंदोलन की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। और इनको जमनलाल बजाज पुरस्कार भी दिया गया। सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर की मानद उपाधि आईआईटी रुड़की से इन्होंने प्राप्त की थी। तो इनकी आज पुण्यतिथि है। हम इनको शत शत नमन करते हैं, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये चेहरा भी आपने देखा होगा। आज इनकी भी पुण्यतिथि है। इनका नाम क्या था? इनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी जो हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो हमारे भारत के ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे। ठीक है ना। पूर्व प्रधानमंत्री रहे। जैसे हम बात कर रहे होते हैं इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म आजादी से पहले हुआ था। 20 अगस्त 1944 को। कहां पे हुआ? मुंबई में। और ये मुंबई कहां का हिस्सा है? तो आप कहेंगे वर्तमान की दृष्टि से ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो इनकी हत्या की गई थी, है ना। हत्या की गई थी। तो इनकी हत्या आज के दिन ही हुई थी, यानी कि 21 मई 1951 को एक चुनावी रैली में इनकी हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु में। तो इनसे संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन आप बताएंगे। राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। राजीव गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन सा कथन गलत है। जो कथन गलत है वो आपको बताना है। तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बड़े पुत्र थे, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पौत्र थे, ये बात गलत लिखी हुई है। यानी कि पहला पॉइंट तो गलत ही हो गया। और हमें क्या करना था? हमें गलत ही तो टिक करना था। तो आपको कौन सा टिक कर देना है? पहला ऑप्शन ही टिक कर देना है, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये क्या थे? ये दोहित्र थे, पौत्र नहीं थे। जैसे कि आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम था इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी जो थी उनके फिर बेटा हुआ, उनका नाम क्या रखा गया? राजीव गांधी। अब राजीव गांधी के नाना लगते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसीलिए तो फिर दोहित्र हुए ना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के। अगर राजीव गांधी के दादा लगते तो फिर हम कह सकते थे कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पौत्र थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनके दोहित्र थे। इसी वजह से हमें
पहला ही ऑप्शन टिक कर देना है। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरा पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उस समय जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। 40 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। डी ऑप्शन देखो, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनावी रैली के दौरान धनु नाम की एक महिला थी, उन्होंने क्या कर दिया, आत्मघाती हमला किया, यानी कि वो बम बांधकर आ गई थी और बाद में विस्फोट जब हुआ तो इनके साथ में 16 लोग और थे, उनकी मृत्यु हो गई, साथ में इनकी भी मृत्यु हो गई और जैसे कुछ एक लगभग 50 के आसपास में लोग घायल हुए थे। अब ये एक क्या था, ये एक आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित एक घटना कही जाती है। इसी वजह से राजीव गांधी की मृत्यु के बाद में एक दिवस मनाया जाने लगा हर साल, जिसे हम आतंकवादी विरोधी दिवस के नाम से जानते हैं। आतंकवादी विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो जिन्होंने लिखा होगा ना 21 मई, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 21 मई के दिन आतंकवाद विरोधी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा। राजीव गांधी की हत्या के बाद यह दिवस मनाया जाने लगा। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें इनके बारे में। ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ये कौन है, ये है मोतीलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक रहे। मोतीलाल नेहरू की ये पत्नी है और ये जो कुर्सी पर बैठा है छोटा सा बेटा, यही बाद में बड़ा होकर क्या कहलाया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो धर्मपत्नी है कौल, उनके साथ में एक कुर्सी पर बेटी बैठी हुई है। ये बेटी कौन है, यही बेटी बड़ी होकर क्या कहलाई, इंदिरा गांधी कहलाई। ठीक है ना। इंदिरा गांधी ने शादी कर ली थी, ठीक है, किसके साथ में, फिरोज खान के साथ। फिरोज खान, इंदिरा गांधी। फिर बाद में इन दोनों की एक संतान हुई और इन दोनों की ही संतान जो आप देख रहे होंगे ये व्हाइट शर्ट में, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है राजीव गांधी। अब ये जो राजीव गांधी हैं उन्होंने शादी कर ली थी एक इटली की महिला से और ये आपको दिखाई दे रही होगी इनके साथ में इटली की महिला, जिनका नाम क्या है, सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी हो गई, फिर इनके एक बेटा हुआ और उनका नाम क्या रखा गया, राहुल गांधी। वर्तमान में राहुल गांधी बड़ी मशक्कत कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए और इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू कर रखी है। यहां पर ये उस भारत जोड़ो यात्रा का एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है ना। तो अभी आपको पता है लोकसभा चुनाव हो रहे हैं 2024 के, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर सत्ता में आने के लिए कार्य कर रही हैं और बाकी जैसे आपको पता है वोट आपका अधिकार है। सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए आप वोट कीजिएगा, लेकिन आपको वोट करना है 100%। ठीक है ना। वो आपकी चॉइस है, आपका विवेक किस प्रकार से कार्य करता है, आपकी जो वोट देने की काबिलियत है उसका आप प्रयोग कीजिएगा। लोकतंत्र की एक पहचान को बनाए रखना है। तो चलिए जी, इस प्रकार हमारी आज की ये कक्षा पूर्ण होती है। हमारी इस कक्षा का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। हमारी इस कक्षा की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एडुरोही 24 आप सर्च कर लेना और साथ में आपको एक क्वेश्चन भी वहां पर मिलेगा।
आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जब कर लेंगे तो YouTube पे एक कम्युनिटी नाम का ऑप्शन आपको वहां पर दिखेगा। उस कम्युनिटी बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी बड़ी बेहतरीन तरीके से। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 8307730527। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट फॉलो भी कर सकते हैं। यदि आपको ये कक्षा पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपने इस एडुरोही ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोही 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।